कहानी अपना अपना भाग्य। ये लिखी है जतेंद्र कुमार ने। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। मतलब जो लेखक है इधर उधर घूमकर बेंच पर बैठ जाता है। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। मतलब शाम का समय हो रहा था। रुई की रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद और कभी देर में अरुण पड़ जाते थे। मतलब जो बादल है वो इतनी पास दिखाई दे रहे थे, बादलों का रंग बदलते हुए देख पा रहे थे। कभी लाइट में जाते थे तो वो केसरिया हो जाते थे, कभी सफेद दिखाई देते थे, कभी काले दिखाई पड़ते थे। तो इस प्रकार से वो बादलों का रंग देख रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो बादल उनके साथ खेलना चाह रहे थे। वो बादल जो है हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। तो बैक साइड पर पोलो का एक पूरा मैदान था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था। प्रमोद गृह मतलब एंटरटेनमेंट रूम था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था। और पार्श्व में वही सुरमय अनुपम नैनीताल। नैनीताल मतलब होता है जो झील होती है, उसको ताल कहते हैं। इसी की वजह से वहां पर उसका नाम भी नैनीताल है। ठीक है। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थी। मतलब अंग्रेज नाव में, उस झील के अंदर नाव में बैठकर इधर उधर घूम रहे थे। और कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शकल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारों पर कुछ साहब अपनी पंसी पानी में डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्ट, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौच भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। मतलब उस समय पूरी तरह से वो खेल में लीन थे। मतलब उनको आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें आगे की चिंता ना थी, बीते का ख्याल नहीं था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। मतलब वो उस क्षण को जीना चाह रहे थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। मतलब लोग वहां पर घूमने जाते हैं तो किस तरफ से झुंड आ रहा है और किस तरफ झुंड को जाते हुए वो देख रहे हैं। उसका ना कोई और था ना छोर। पता नहीं कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे। ये प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था कौन बता सकता है। वो सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मतलब बड़े, बूढ़े, बच्चे सब थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए थे। मतलब वहां के जो तत्कालीन, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, अब वो गुलाम बन गए एक तरह से। मतलब बाहर के टूरिस्ट जाते हैं उनके सामने दुम हिलाते फिरते हैं, उनके सामने इसी तरीके से करते हैं कि वो मालिक है और वो नौकर है उनके। तो वो उनकी हालत बता रहा है लेखक जो है। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए हिंदुस्तानी ननिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। मतलब उनकी जो लेडीज लोग थी, उन्हें ना चलने में थकावट आती थी, ना हंसने में लाज आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर बैठ भी सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे 2 3 4 4 की टोलियों में निशंक, निरापाद और प्रभाव में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मियां सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे दामन बचाती संभालती हुई, साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। या कंपैरिजन किया है जो अंग्रेज औरतें वो किस तरह से चल रही थी, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होकर वो दूसरों पर अत्याचार कर रही थी, जबकि जो भारतीय स्त्रियां हैं वो अपने आप में शर्म से जमीन पर देखते हुए चल रही थी। मतलब यहाँ पर अंग्रेजों का और भारतीयों का यहाँ कंपैरिजन दिया है इन्होंने। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेज द पुरुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे। मतलब कुछ ऐसे अंग्रेज भी थे जो काले लोगों को देखकर ना मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते। मतलब कुछ ऐसे हिंदुस्तानी थे जो अपने काले लोगों को देखकर तो मुंह फिरा लेते थे और दूसरी तरफ अगर अंग्रेज आते थे तो उनकी गुलामी में लग जाते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। 2 घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक करके क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लॉन बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और शून्य पड़ा था। सब सन्नाटा था।
तल्ली लाल की बिजली की पर रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। मतलब वहाँ की जो लाइटें हैं, ऐसे लग रहा था ऐसे तो बादल छाए हुए बर्फ गिर रही है, लेकिन जो लाइटें जल रही थी उन लाइटों की परछाई जो है वो झील में पड़ रही थी, पानी में पड़ रही थी और वो जो हिलती थी तो ऐसा लगता था चारों तरफ रोशनी है और वो जो लाइटें हैं वो तारों के समान प्रतीत हो रही थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी सफेद पर्दे के बीच छुप गए। पास की वस्तु भी ना दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय थी। मतलब अंधकार छा गया पूरी तरह से, सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था। मतलब चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा गया था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। मतलब वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। वह प्रवाह ना जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस वृदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11-12 टन टन हो उठा, जैसे ही दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा के कण में बारिश थी। मतलब कोहरा इतना था, कोहरे में ओस होती है तो वो कपड़े गीले कर देती है। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था। पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका क्या कुछ ठिकाना है। और वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाज है। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठ जाओ। मतलब उसके साथ में जो व्यक्ति है वो उसको बुलाता है, कहता है यहाँ बैठो। हम उस को चूते कोहरे में, मतलब कोहरे में क्या होता है, ओस की बूंदे होती हैं, इसीलिए चूते कोहरे लिखा उसने, जैसे पानी चूता है उसी तरह चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने झिल्लाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। उसने कहा चलिए भी, तो दूसरे ने कहा जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इसने जोर से बैठा लिया तो और चारा ना रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान ना था और यह जरा बैठना जरा ना था। चुप चुप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा था। नंगे पैर है, नंगे सिर है, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह ना जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला ना पिछला ना दाया ना बायां। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी व पर सूनी है। माथा जैसे अभी से झुर्रिया खा गया है। वह हमें ना देख पाया। वह जैसे कुछ भी देख रहा था, न नीचे की धरती, न चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, न बाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है रे? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम। 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों से? बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप है? हैं। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता है और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। इस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ। पूछा, मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौट कर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे में उतर कर आए। कश्मीरी दुसाला लपेटे थे,
मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी और कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए ये लड़का है, कहाँ से लाए इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, ये बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी यह नौकर लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब है। ऐसे गैर को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी ये अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट से कुछ निराश भाव से हाथ बाहर आकर मेरी ओर देखने लगे। क्या है, मैंने पूछा। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरे जेब में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के ने दांत बीच बीच के खटखटा उठते। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा तब? मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है पास में उतने ही पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, ये दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पव जाता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ कुछ काम देंगे हुजूर। हाँ हाँ ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने निराश आशा से पूछा। हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पव में नहीं आया। हम अपनी नैनीताली और सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने नहीं समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र, वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की हल्की चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध किया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य।